हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजय सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजय सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सारांश हमारे जो राजस्थान से संबंधित होते हैं वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है शनिवार 4 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारी 5 बजे वाली क्लास में 5 बजे वाली वीडियो में देखेंगे। तो आप इस सेशन को देखने के बाद उस सेशन को भी अवश्य देखिए, जिससे आपकी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस, डेथ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की। आज के दिन 4 जुलाई 1902 को भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का निधन महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने मात्र 39 वर्ष की आयु में बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में अंतिम सांस ली थी। आज उनका दिन उनके विचारों, वेदांत दर्शन, वैश्विक भाईचारे के संदेश को याद करने को है। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में दिया गया उनका भाषण आज भी दुनिया को राह दिखाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य उनका संदेश उठो जागो और तब तक न मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए को अपने जीवन में उतारना है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद का एक विचार जो काफ़ी प्रेरणा स्रोत है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम ही में है। अर्थात जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर समाहित है, हमारे अंदर ही है। जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। अर्थात जो अपने स्वयं के अंदर जो शक्ति छुपी हुई होती है, लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं और अपनी आंखों पे हाथ रखकर रोते हैं कि कितना अंधकार है सामने, जबकि प्रकाश उनके खुद के अंदर ही है। उनको खुद का चिंतन करने की, मनन करने की आवश्यकता है। और इस दुनिया की सारी शक्ति एक मनुष्य में स्थित है। वो चाहे जो इस दुनिया में कर सकता है, बस उसे अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, अपने अंदर की शक्ति को बाहर लाने की आवश्यकता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के संबंध में। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात 4 जुलाई शनिवार को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। स्थान पंचपदरा बालोतरा राजस्थान। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में पंचपदरा रिफाइनरी को भी लोकार्पण करेंगे और मेट्रो का शिलान्यास करेंगे, और जो जोधपुर में एयरपोर्ट है उसका भी लोकार्पण करेंगे। प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत कॉम्प्लेक्स, यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त प्रयास है। HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का संयुक्त प्रयास है रिफाइनरी। कुल निवेश क्षमता कुल 79,459 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित है, अर्थात 79,459 करोड़ के निवेश से स्थापित है। और इसकी क्षमता 9 MMTPA है। 9 MMTPA जो राजस्थान रिफाइनरी है उसकी क्षमता है। एकीकृत उत्पादन, इसमें 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता का एकीकरण किया गया है, जिसमें क्रूड ऑयल से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक और औद्योगिक लाभ, आत्मनिर्भरता, ईंधन की क्षमता में वृद्धि, यह भारत की ईंधन क्षमता को सुदृढ़ करेगा। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। आधारभूत उद्योग, यह पेट्रोकेमिकल व प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधारभूत उद्योग के रूप में स्थापित कार्य करेगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल से पेट्रोलियम, डीजल आदि उत्पादन होता है। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक निर्माण में सहयोगी जो उत्पाद होते हैं उनका निर्माण भी यहाँ किया जाएगा, जिसके लिए प्लास्टिक पार्क के विकास को भी आधारभूत उद्योग के रूप में ये कार्य करेगा। संबंधित उद्योगों को मजबूती, इससे डाउन स्ट्रीम और अनुषंगी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को सशक्त कर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। नेल्सन कॉम्प्लेक्स इंडेक्स 17.0, अत्याधुनिक डिजाइन, यह रिफाइनरी राजस्थान के स्थानीय क्रूड और आयातित क्रूड दोनों के मिश्रण से प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक मानक, इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है। वैश्विक मानक है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, जिसमें इसको दिया गया है 17.0 मानक तय किया गया है, जो बेहद उच्च स्तरीय है। यह पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन को 26% से अधिक बढ़ाता है, जो दक्षता, संधारणीयता, सस्टेनेबिलिटी के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोजगार सृजन, 1,35,000 नौकरियों का सृजन इसके तहत होगा।
परियोजना ने रोजगार के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण चरण के दौरान लगभग 35,000 श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले हैं। अप्रत्यक्ष रोजगार देखें सहायक क्षेत्रों में सब्सिडियरी सेक्टर्स में 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ है। तो कुल 1,35,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में अद्भुत आंकड़े। राजस्थान की रेतीली धरती पर ये बनी परियोजना इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट व बेजोड़ उदाहरण है, जिनमें हम देखें तो निर्माण घटक मात्रक और माप तुलनात्मक तथ्य। मिट्टी जो हटाई गई थी वह 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई है। गिजा के पिरामिड से 6 गुना ज़्यादा मिट्टी हटाई गई है। कंक्रीट का उपयोग किया गया है। 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग हुआ है, जो बुर्ज खलीफा से लगभग 5 गुना अधिक है। स्टील का उपयोग करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो एफिल टावर से 40 गुना अधिक है। केबल की लंबाई 28,000 किलोमीटर केबल का उपयोग हुआ है। पृथ्वी के व्यास से 2 गुनी है। पृथ्वी का जो व्यास है उससे भी 2 गुनी है, उतनी केबल का उपयोग किया गया है। कोक डोम जो 125 मीटर ऊंचा है, कोक डोम गोल गुंबज से 3 गुना बड़ा है कोक डोम। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे जोधपुर एयरपोर्ट नए टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण। भजनलाल शर्मा के संदेश के अनुसार जोधपुर एयरपोर्ट की नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग के प्रस्तावित उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 जुलाई को किया जाएगा। यह नया टर्मिनल मारवाड़ के विकास, पर्यटन विकास, व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और जोधपुर के वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कला पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी और इनके साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर मेट्रो परियोजना फेज 2 का भी शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बालोतरा के पचपदरा में आयोजित राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण समारोह के अवसर पर जयपुर में मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया गया। शनिवार 4 जुलाई 2026 प्रातः 9:30 बजे इसका शिलान्यास किया गया। परियोजना की मुख्य विशेषताएं और देखें तो कॉरिडोर की लंबाई 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, जो जयपुर की जीवन रेखा बनेगा। ये फेज 2 कॉरिडोर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक विकसित किया जाएगा। स्टेशनों की संख्या हम देखें तो जो मेट्रो फेज 2 में कुल 36 स्टेशन होंगे। प्रमुख क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में हम देखा तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, VKI, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, SMS हॉस्पिटल और SMS स्टेडियम, कलेक्ट्री, रेलवे स्टेशन, अम्बावाड़ी, विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भूमिगत स्टेशन इस परियोजना में एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेशन निर्माण होंगे, जिनमें शहर में एकीकृत व निरंतर मेट्रो नेटवर्क सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बजट क्रियान्वयन व साझेदारी। कुल अनुमानित लागत इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत है 13,037 करोड़ रुपए है। जैसे क्रियान्वयन एजेंसी इस परियोजना जो मेट्रो फेज 2 परियोजना है, इसका क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। साझेदारी मॉडल ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50% की हिस्सेदारी वाली संयुक्त कंपनी है। 12 किलोमीटर के पहले फेज का LOA जारी। फेज 2 के अंतर्गत काम को गति देने के लिए पहले पैकेज की स्वीकृति जारी कर दी गई है। लागत 918.04 करोड़ रुपए तथा से अधिक की लागत है तथा कार्यों के लिए LOF स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया गया है। प्रहलादपुरा से पिंजरापुर गौशाला तक 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशनों का डिजाइन निर्माण पूर्ण किया जाएगा। शामिल स्टेशन में हम देखें तो प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कला, बीलवा, गोनौर मोड़, सीतापुरा, JCC, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापुर गौशाला शामिल है। शामिल स्टेशन में जो 10 एलिवेटेड स्टेशन है उनमें सप्पर लाइन, इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 की डिपो की ओर जाने वाली सप्पर लाइन का निर्माण भी किया जाएगा। इसका कुल बजट हम देखेंगे 918.04 करोड़ रुपए है। जो 12 किलोमीटर का पहला LOA जारी किया है उसमें, और टोटल हम मेट्रो फेज 2 का लागत देखें तो टोटल 13,037 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुआयामी लाभ, मल्टी मॉडल एकीकरण। इस परियोजना से जयपुर शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर विभिन्न परिवहन साधनों को मेट्रो की सुविधा से तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा। फीडर बस सेवा योजना। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत चाकसू और चौमू सहित आसपास के कस्बों में निकटतम प्रहलादपुरा और टोडी स्टेशनों से जोड़ने के लिए फीडर बसें चलाने की योजना भी बनाई गई है। यात्रियों की संख्या में भारी उछाल। वर्तमान स्थिति हम देखें तो वर्तमान में फेज 1 के तहत मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक
जो फेज 1 है मानसरोवर से बड़ी चौपड़, वहाँ तक 11.64 लंबी किलोमीटर है लंबाई, उसमें 11 स्टेशनों पर प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग यात्रा कर रहे हैं। भविष्य का अनुमान, फेज 2 के पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन संख्या बढ़कर 2.5 लाख यात्री तथा आगामी वर्षों में 4 लाख से अधिक होने की संभावना है। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख घोषणाएं लोकार्पण देखें तो प्रधानमंत्री जी द्वारा कुल 1,05,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। 79,000 करोड़ से अधिक राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की गई। 13,000 करोड़ से अधिक जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास। जयपुर यमुना जल परियोजना, यमुना जल एमओए के सहमति के लिए आभार और रोजगार। 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित आज किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित। 16वां वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला शुक्रवार को आयोजित हुई है भारत मंडपम नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्य के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। मुख्य बिंदु और जो मदन जी दिलावर है उनके प्रमुख व्यक्तित्व वक्तव्य हम देखें तो सशक्त और पारदर्शी शासन। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त, पारदर्शी, जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वित्तीय विकेंद्रीकरण, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रामीण विकास की गति को तेज करने तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण को अत्यंत आवश्यक बताया। समता और बुनियादी ढांचे का विकास। 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं को प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहकारी संघवाद, कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म। इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशाला सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करती है, राज्य के बीच अनुभव, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान, स्थानीय शासन व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी, जनोमुखी, पीपल सेंट्रिक बनाता है। प्रतिभागी कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा पंचायती राज के एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लेकर गहन विचार विमर्श किया। जो 16वां वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में सवाई माधोपुर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस अभियान। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सवाई माधोपुर में प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। सवाई माधोपुर में आमजन को एकल उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग के दुष्प्रभाव से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कपड़े के थैले वितरित किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन के लिए जो गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज है उसे हम देखेंगे। 1,05,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण। 1,05,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण, जिनमें राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पण। 79,000 करोड़ की अधिक से लागत से तैयार ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी, देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर। रिफाइनरी की क्षमता 9 MMTPA तथा 29 प्रसंस्करण इकाइयाँ, 35,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार एवं 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार। यमुना जल समझौता, यमुना जल एमओए के आभार। 34,102 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना यमुना जल परियोजना। शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू अन्य क्षेत्रों को मिलेगा भरपूर पानी। 75 लाख आबादी को लाभ। मेट्रो फेज 2, 13,000 करोड़ की लागत से जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास। 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन। जयपुर के सीतापुरा से लेकर विक्की आई तक यातायात सुगम, शहरी विकास और समय की बचत। नेक्स्ट है 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्तियां, 1.5 लाख से अधिक, 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां, 1,45,000 भर्ती प्रक्रियाधीन, 1,25,000 से अधिक सरकारी नौकरियों को वार्षिक कैलेंडर जारी। ऊर्जा, सड़क व नागरिक उड्डयन, रेलवे विकास की परियोजनाएं, जिनमें 8 कार्य किए गए 13,923 करोड़ रुपए के। शनिवार 4 जुलाई प्रातः 9:30 बजे पचपदरा जिला बालोतरा राजस्थान सभी कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हवाई क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए एक नए दशक का शुभारंभ, अगले चरण की शुरुआत। उड़ान योजना के नेक्स्ट चरण की शुरुआत की गई इसी कार्यक्रम में। उड़ान योजना के जो उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, अगले चरण की शुरुआत हुई है। लगभग 29,000 करोड़ रुपए की योजना है, 29,000 करोड़ रुपए की। श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका
कार्य किया जाएगा, जिसमें 12,159 करोड़ रुपए की लागत से 200 नए हवाई अड्डों का विकास, जिससे दूर दराज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पूरे भारत के पहाड़ी और आकांक्षी जिलों में 3,661 करोड़ रुपए की लागत से 200 हेलीपैड पोर्ट का निर्माण होगा। क्षेत्रीय मार्गों में एयरलाइन संचालन को टिकाऊ बनाने के लिए, किफ़ायती और हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 10,043 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग तथा सुरक्षा दक्षता निरंतर संचालन के लिए हवाई अड्डों को 2,577 करोड़ रुपए की O&M संचालन एंड रखरखाव सहायता, स्वदेशी क्षेत्रीय उड्डयन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और डार्नियर विमानों को आत्मनिर्भर एयरक्राफ्ट खरीद, व्यापार, पर्यटन, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई एयरलाइंस और एविएशन स्टार्टअप्स के विकास के अवसर, इनका भी शुभारंभ किया गया। आज 4 जुलाई 2026 को सुबह 10:45 बजे जोधपुर हवाई अड्डा राजस्थान से उड़ान योजना का जो नेक्स्ट चरण है उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे संशोधित उड़ान योजना, देश में नई एविएशन क्रांति। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोधपुर से 28,840 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान वाली संशोधित उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करती है। 100 नए हवाई अड्डे, देश के छोटे शहरों में दूर दराज क्षेत्रों में इलाकों को जोड़ने के लिए 100 नए हवाई अड्डों विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे दुर्गम क्षेत्रों में, पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में, तथा 100 निष्क्रिय हवाई पट्टियों का पुनर्द्वार किया जाएगा। संचालन या रखरखाव O&M की सहायता 2,500 करोड़ रुपए की वायबिलिटी सहायता दी जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग, क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान को किफ़ायती बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी। है स्वदेशी विमानों को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पर विशेष फोकस है, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर, डोर्नियर विमान के उपयोग और खरीद पर बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा वैश्विक मानकों पर तेल की तरक्की। बालोतरा के पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि रेगिस्तान की तकदीर बदलने वाला इकोनॉमिक पावर हाउस है। यह देश की 23वीं रिफाइनरी, राजस्थान रिफाइनरी देश की 23rd रिफाइनरी है। रिफाइनरी की एक नज़र में हम देखें तो कुल क्षमता है, शोधन क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है, 9 MMTPA एवरी ईयर। कुल निवेश हम इसमें देखें तो 79,459 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। रोजगार सृजन 35,000 मजदूरों को प्रत्यक्ष तथा 1 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार, आजीविका और 10,000 को स्थायी रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही 2,000 सहायक उद्योग भी खुलेंगे। 13 वर्षों का सफर, लागत में वृद्धि हुई है। 13 वर्षों के साथ साथ 22 सितंबर 2013 को शिलान्यास किया गया था। 37,320 करोड़ रुपए की लागत थी उस समय। 16 जनवरी 2018 को पुनः शुभारंभ किया गया, उस समय 43,129 करोड़ रुपए की लागत थी। 4 जुलाई 2026 को उद्घाटन हुआ, जिसमें टोटल अमाउंट इसकी हो गई 79,459 करोड़। लागत में 42,139 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी विशिष्टता और 13 यूनिट्स की प्रक्रिया। पारंपरिक रिफाइनरी के उलट पचपदरा में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स, जिससे रिफाइनरी से निकलने वाली गैसों, नेफ्ता को सीधे पेट्रोकेमिकल्स इकाइयों में भेजा जाएगा, जिससे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन GRM बढ़ेगा। मुख्य इकाइयाँ, यूनिट्स और कार्य विशेषताएं हम देखें तो फर्स्ट इकाई है CDU, कच्चे तेल को अलग उत्पादों में, नेफ्ता, केरोसिन, डीजल आदि में बांटना CDU का कार्य है। VDU, भारी तेल को वैक्यूम में अलग करना, जैसे वैक्यूम गैस, ऑयल रेजिड्यू। तथा थर्ड है NHT, नेफ्ता को साफ करना तथा पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल्स के लिए साफ नेफ्ता। DHDT, डीजल को BS6 क्वालिटी का बनाना। VGO HDT, भारी गैस ऑयल की सफाई आगे क्रैकिंग यूनिट में भेजने के लिए। PFCCU, भारी तेल को हल्के ईंधन में बदलना। LPG, पेट्रोकेमिकल फीड आदि इकाइयाँ स्थापित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे DCU, बहुत भारी तेल से पेट्रोलियम कोक और गैस बनाना। ISOM, पेट्रोल को ऑक्टेन बढ़ाना और हाई ऑक्टेन पेट्रोल बनाना। OFCCU, एथिलीन प्रोपिलीन बनाना तथा एथिलीन रिकवरी, एथिलीन को शुद्ध करना प्लास्टिक बनाने के लिए। पॉलीएथिलीन, यूटिलिटी एथिलीन, प्लास्टिक
थैले, पाइप, पैकिंग मटेरियल बनाना प्लास्टिक से। पॉलीप्रोपिलीन यूनिट प्रोपिलीन से प्लास्टिक, कुर्सी, ब्योरी, ऑटो पार्ट्स बनाना। BTX बेंजीन, यूनिट बेंजीन व एरोमेटिक्स निकालना फार्मा इंडस्ट्री के लिए। कंट्रोल रूम रिफाइनरी में रियल टाइम डेटा निगरानी के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की स्थापना की जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कंट्रोल रूम और पूरे रख रखाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग होगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई भी अपशिष्ट जल बाहर नहीं निकाला जाएगा, हर बूंद को उपचारित कर पुनः उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी नेटवर्क। 1095 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क। क्रूड पाइपलाइन पचपदरा मुंद्रा गुजरात 489 किलोमीटर। रो वाटर पाइपलाइन नाथना से पचपदरा 230 किलोमीटर। लोकल क्रूड पाइपलाइन मंगला ऑयल फील्ड से 75 किलोमीटर। एनर्जी पाइपलाइन बागोड़ा से पचपदरा 85 किलोमीटर। और प्रोडक्ट पाइपलाइन पालनपुर से पचपदरा 216 किलोमीटर। पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। रेल नेटवर्क में हम देखें तो बालोतरा से पचपदरा तक लगभग 12 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पाद रेलवे टैंकरों से भेजे जा सकेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 SDG सूचकांक 2025 झुंझुनू टॉपर, जयपुर जिला फिसला। आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी SDG जो 2025 की रिपोर्ट में राजस्थान का औसत स्कोर 59.11 से बढ़कर 60.80 हो गया है। राजस्थान का ओवरऑल स्कोर SDG इंडेक्स में 59.11 था, जिससे 60.80 हो गया है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कई विरोधाभासी तस्वीरें सामने आई है। टॉपर जिला है झुंझुनू, जो काफ़ी समय से लगातार टॉपर बना है, लगातार दूसरे वर्ष भी प्रथम स्थान पर बना रहा। दूसरे व तीसरे स्थान पर है चित्तौड़गढ़। सेकंड रैंक पर आया है चित्तौड़गढ़ 65.41 अंक के साथ। दूसरे स्थान पर राजसमंद भी आया है। फर्स्ट रहा है झुंझुनू, सेकंड रहा है चित्तौड़गढ़ और थर्ड रहा है राजसमंद। SDG सूचकांक पे झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। राजधानी जयपुर की गिरावट, जयपुर में जहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का अनुपात सबसे कम है, 6.15% है। वहीं ओवरऑल SDG रैंकिंग में वह 10वें स्थान से फिसलकर 22वें स्थान पर पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ की सेहत स्वास्थ्य रैंकिंग सबसे खराब आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे गरीबों की स्थिति। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर में हर तीसरा परिवार 33.83% अब भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, और यह रैंकिंग में 17वें स्थान पर है उदयपुर। और बांसवाड़ा 37 दर्ज की गई। महत्वपूर्ण सुधार स्कूलों में बिजली। प्रदेश के स्कूलों में बिजली का कवरेज 90 से बढ़कर 96.18% हो गया। 12 जिले में सबसे बड़ा सुधार देखा गया है। यह आंकड़ा 70.80% सीधे 90.20% पर पहुंच गया है। जेंडर इक्वलिटी व क्राइम, लैंगिक समानता में प्रदेश का प्रदर्शन कमजोर रहा है। महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध दर 18.8% लाख में दर्ज की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट जल स्रोतों के अतिक्रमण को हटाने के कड़े निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश मनीष शर्मा ने खंडपीठ ने जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। रामगढ़ और कुकस बांध कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध और कुकस बांध सहित विभिन्न सभी जल स्रोतों के रास्ते में यदि कोई भी पक्का निर्माण दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। लापरवाही पर निलंबन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अदालती आदेश के बावजूद यदि कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया जाएगा। संज्ञान कोर्ट ने कहा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में भूजल का एकमात्र जरिया ये जल स्रोत है। इसके लिए चारदीवारी के नीचे पानी जाने के लिए पर्याप्त रास्ता छोड़ा जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिड डे मील में नवाचार, पालक मेथी वाली पौष्टिक चपातियाँ। स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारी किशन दान चारण के निर्देशानुसार स्कूलों में बेहतर स्वास्थ्य व संतुलित पोषण के लिए मिड डे मील में बदलाव किए गए हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल की गई हैं। अब बच्चों को सादी रोटी की जगह पर आटे में पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, धनिया जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां मिलाकर तैयार की गई पौष्टिक मसाला चपाती परोसी जाएगी। सिंपल रोटी की जगह पे किचन गार्डन और मौसमी फल। विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित की जाएगी ताकि ताज़ी सब्जियां उगाने पर जोर दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन बच्चों को मौसमी फल जैसे सर्दियों में अमरूद, अन्य मौसम में के लिए वितरित किए जाएंगे। फोर्टिफाइड सामग्री, भोजन पकाने में केवल फोर्टिफाइड नमक, फोर्टिफाइड तेल और FCI से प्राप्त फोर्टिफाइड चावल का ही उपयोग अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इटली की शिक्षण पद्धति पर कार्यशाला।
जो जयपुर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें इटली में 9 महीने का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रम पूरा कर लौटे छात्र मृदुल कृष्ण शर्मा और शिवम कुमार ने अपने अनुभव साझा किए। नेक्स्ट हम देखेंगे श्याम सुंदर तथा शीतल देवी का स्वर्णिम निशाना। चेक गणराज्य में आयोजित विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत की कंपाउंड मिक्स्ड टीम पैरा ओलंपियन श्याम सुंदर स्वामी और विश्व की नंबर 1 शीतल देवी ने इंडोनेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो राजस्थान से संबंधित है श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर, इस वजह से हम इसमें पढ़ रहे हैं। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर दोनों का चयन आगामी पैरा एशियन चैंपियन गेम्स के लिए हो गया है। शीतल देवी और श्याम सुंदर, आप देख सकते हैं हमने श्याम सुंदर जी की पिक्चर भी अपने इसमें ऐड की है स्लाइड में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सुमन मीणा का बीसीसीआई कैंप में चयन। बीसीसीआई की राष्ट्रीय सीनियर विमेन प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाली राजस्थान की सुमन मीणा का चयन ऑल इंडिया विमेन चयन कमेटी द्वारा बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होने वाले सीनियर महिला कैंप के लिए हुआ है। वह 3 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगी। तो आप देख सकते हैं सुमन मीणा, इनका चयन हुआ है बीसीसीआई सीनियर महिला कैंप में। 3 से 27 अगस्त तक प्रशिक्षण में भाग लेंगी वो बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम देखेंगे बीबीजी रामजी योजना ग्रामीण रोजगार व विकास का नया अध्याय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मनरेगा की कमियों को दूर करने और ग्रामीण समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए बीबीजी रामजी योजना राज्य स्तरीय जन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य में 12,636 करोड़ का भारी भरकम वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो राज्य में इस प्रकार की योजना का सबसे बड़ा बजट है। मुख्य विशेषता है इसके बदलाव देखें तो 125 दिन की गारंटीकृत योजना, सालाना कानूनी गारंटी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य विराम की सुविधा। श्रमिकों को फसल बुवाई कटाई के समय ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम भी घोषित कर सकती है। सख्त समय सीमा और पारदर्शी भुगतान। 2 सप्ताह से अधिक की देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। कार्य भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से जवाबदेह टिकाऊ बनाया गया है। तकनीकी समावेश। फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी हाजिरी रजिस्टर की गड़बड़ियां रोकने के लिए जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। सोशल ऑडिट। हर 6 महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट करना अनिवार्य होगा। इसके लिए लोकपालों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई सौगातें। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 3.31 करोड़ के चेक व विभिन्न योजनाओं के तहत 1.16 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां व क्लस्टर मैनेजरों को स्कूटी प्रदान की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम में उन्होंने जो चाबियां सौंपी है। नेक्स्ट हम देखेंगे देवमाली गांव का कायाकल्प और मुख्यमंत्री जी का दौरा। ब्यावर जिले के देवमाली गांव में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध जिसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का पुरस्कार भी मिल चुका है देवमाली गांव को। इस गांव की विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी पक्का घर नहीं बनाया जाता है और न ही ताले लगाए जाते हैं। भगवान देवनारायण के दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवमाली में भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर तक रोपवे की निर्माण संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से आत्मीय संवाद। मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसान रामलाल गुर्जर के घर जाकर परिजनों के साथ चाय पी और बच्चों को चॉकलेट वितरित की। विकास कार्य। देवमाली गाँव के मूल स्वरूप धार्मिक व प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखते हुए लगभग 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। देवमाली गांव में नमो उपवन में पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने नमो उपवन में पीपल का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देवमाली में 2 करोड़ की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की घोषणा भी की। समस्याओं का समाधान। बालिका शिक्षा में ड्रॉप आउट रोकने के लिए गाँव में मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं को तत्काल ठीक करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप देख सकते हैं देवनारायण भगवान की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री जी तथा जो ग्रामीण परिवार है उनसे संवाद करते हुए उनके घर में उनके साथ चाय पीते हुए मुख्यमंत्री जी को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकायन 2026 सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण का मंच। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित लोकायन 2026 के कर्टन रेंजर कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। यह आयोजन देश विचारकों तथा नीति निर्माताओं, कलाकारों और शिल्पकारों का एक साझा मंच प्रदान करता है। इस बार लोकायन की थीम हम भारत के लोग रखी गई है। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को समाहित करती है। 2016 में भोपाल में उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि लोकायन भारतीय संस्कृति के माध्यम से प्राचीन भारत को आधुनिक भारत से जोड़ने का उत्कृष्ट माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा प्रवाह समिति के संयोजक जे नंद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक फोक से परे लोक का भी विमोचन किया गया। नंद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है फोक से परे लोक।
का विमोचन भी उनके द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं पुस्तक का विमोचन करते हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषिणी एआई मॉडल, लोक भाषाओं को मिलेगा डिजिटल विस्तार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थानी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने के आदेश के बाद राज्य में स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD का क्रांतिकारी एआई मॉडल सामने आया है। स्थानीय बोलियों में सरकारी आदेश अब जनता को राजस्थान की स्थानीय बोलियों जैसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, हाड़ौती सरकारी आदेश में उपलब्ध हो सकेंगे। भाषिणी के CEO अमिताभ नाग, तो हम ध्यान में रखेंगे भाषिणी के CEO है अमिताभ नाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास के साथ राज्य में बहुभाषी एआई समावेशी डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने पर गहन चर्चा की। भाषिणी वर्तमान में 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को सक्षम बना रही है और 36 भारतीय टेक्स्ट भाषाओं तथा 23 भारतीय वॉइस भाषाओं पर भी काम कर चुकी है भाषिणी। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय युवा संसद, युवा नीति और चुनावी सुधारों पर मंथन। नगर निगम जयपुर में मंच मिनिस्ट्री एवं युवा साथी संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद का समापन हुआ। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार चतुर्वेदी ने किया था। देश के 25 से अधिक राज्यों के 250 से अधिक युवाओं ने इसमें सांसदों मंत्रियों की भूमिका में निभाई। युवा संसद में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर शोध आधारित बहस की गई, जिनमें महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व, निर्वाचन सुधार, चुनाव पारदर्शिता, जातीय जनगणना, आरक्षण सुधार, डिजिटल प्रसारण, ऑनलाइन मीडिया विनियम। सह आयोजक निक्की चतुर्वेदी और मन्नू कंबोज के अनुसार इसका उद्देश्य युवाओं में तार्किक चिंतन, सार्वजनिक वक्तव्य तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करना है। सड़क सुरक्षा, जनहानि को शून्य, जीरो फैटेलिटी करने का लक्ष्य। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा जिले में जो भीषण सड़क हादसा हुआ था उसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। शून्य मृत्यु दर, जीरो फैटेलिटी। मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को शून्य करने के लक्ष्य के साथ काम करने की हिदायत दी। राज्यव्यापी विशेष अभियान, प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स अध्यक्ष, जिला कलेक्टर उनके अध्यक्ष होंगे। सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। कड़े निरीक्षण और समन्वय, दुर्घटना स्थलों पर वाहनों की फिटनेस, बीमा, परमिट, चालकों की गहन जांच करने तथा अन्य राज्यों के परिवहन विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। आप देख सकते हैं मुख्य सचिव जी सड़क सुरक्षा से संबंधित उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को, ताकि उनके लिए भी ये उपयोगी साबित हो सके, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।